इस सेशन के अंदर हम करेंगे सॉल्व एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के मेथड. So the problem statement is that in a pin jointed 4-bar mechanism as shown in the figure, AB is 300 mm, BC is equal to CD is equal to 360 mm and AD is equal to 600 mm. The angle BAD is equal to 60 degree. The crank AB rotates uniformly at 100 rpm. Now in this question, we need to locate all the instantaneous centers, and secondly, we need to find the angular velocity of the link BC. So जब भी आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम दी होती है, where we have to solve this problem using the instantaneous center of rotation method, पहली चीज जो हमें करनी होगी वो होगा इस डायग्राम को जो बॉटम राइट कॉर्नर में हमें शो हो रही है, इसे हमें अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करना होगा. और इसे नोटबुक पे ड्रॉ करने के लिए जो डायमेंशंस हमें दी हुई है वो है ए बी दी हुई है 300 mm, बी सी दी हुई है 360 mm, सी डी दी हुई है 360 mm और ए डी दी हुई है 600 mm. और हमें एंगल बी ए डी भी दिया हुआ है जो है 60 डिग्री. अब चाहे इस केस को कंसिडर करें या कोई और प्रॉब्लम, यूजली अगर हम एक A4 शीट यूज कर रहे हैं इसे ड्रॉ करने के लिए, मतलब इस डायग्राम को यूजिंग अ पेंसिल एंड स्केल, तो ब्राइट पॉसिबिलिटी है कि ये डायग्राम शायद हमारी शीट पर कंप्लीटली ना आ पाए. सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एक स्केल डाउन अप्रोच. स्केल डाउन अप्रोच का मीनिंग है कि हम हर डायमेंशन को एक यूनिफॉर्मली डिवाइड करेंगे एक फैक्टर के साथ. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हम बात करें तो मैं एक स्केल डाउन फैक्टर कंसिडर कर सकता हूं. लेट्स से मैं लेता हूं फैक्टर 10 का. इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हुआ कि जब मैं अपनी नोटबुक के ऊपर पेंसिल स्केल के साथ इस डायग्राम को बनाने जाऊंगा तो मैं ड्रॉ करूंगा ए बी की लेंथ एज 30 mm, BC की लेंथ एज 36 mm, CD की लेंथ एज 36 mm और AD की लेंथ एज 60 mm, ताकि मैं अपनी ड्राइंग को कंप्लीटली ड्रॉ कर सकूं ऑन अ पीस ऑफ पेपर. और लेट्स अज्यूम जब हमारी ड्राइंग बन जाएगी और हम अपने इंस्टेंटेनियस सेंटर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसके ऊपर अगर हमें कोई डायमेंशन मेजर करनी होगी अपनी नोटबुक के ऊपर यूजिंग अ स्केल, जो भी डायमेंशन हम मेजर करेंगे उसे फिर फाइनली हमें स्केल अप भी करना होगा. इसका मीनिंग है, लेट्स अज्यूम हमने अपना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और सारे इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड कर लिए और हमें एक डिस्टेंस मेजर करना है अपनी नोटबुक के ऊपर यूजिंग स्केल. लेट्स से कोई डिस्टेंस x मैंने मेजर किया स्केल से जो है 4 mm. तो जब मैं अपनी कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना चाहूंगा, सो इस 4 mm को मुझे पहले स्केल अप भी करना होगा. दैट मीन्स कि वो 4 mm ना रह के 4 into 10 40 mm होगा जब मैं कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर रहा हूँ अपने फॉर्मूलाज के साथ. सो इस चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर हम स्केल डाउन कर रहे हैं तो हमें स्केल अप भी करना होता है. सो ये चीज हम हर क्वेश्चन के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे जब भी हम इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे. सो अब क्वेश्चन में हमें और क्या दिया हुआ है, हमें बताया हुआ है कि हमारा रोटेशनल आरपीएम ऑफ लिंक ए बी जो है वो 100 है. सो बेसिकली हम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी फाइंड कर सकते हैं जो होगा 2 पाई एन बाई 60. तो ये आ जाएगा 10.47 रेडियंस पर सेकेंड. अब जब हमने अपनी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर ली लिंक ए बी की, हमारा फर्स्ट स्टेप जो इस क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए वो होगा that we need to calculate the number of instantaneous centers which are possible in this mechanism from the known number of links which are given in this mechanism. So हमें फाइंड करने होंगे all possible pairs of instantaneous center of rotation. So पहले हमें ये पता करना होगा कि कितने पेयर हैं. उसे पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था, जो है कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू n माइनस वन बाई टू, विच गिव्स, जहां पर स्मॉल n है आपके नंबर ऑफ लिंक्स, क्योंकि एक 4-बार मैकेनिज्म है, सो स्मॉल n इज इक्वल टू 4. और इस फॉर्मूला में इसे अगर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 4 माइनस वन बाई टू विच कम्स आउट टू बी 6.
तो इस 4 बार मैकेनिज्म के 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के पेयर बनने पॉसिबल है। अब जैसे ही हमें ये पता लग जाता है, तो हमारा नेक्स्ट होता है दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन-कौन से पेयर बन रहे हैं। हमें ये पता करना सबसे ज़रूरी है। उस चीज़ को पता करने के लिए हम एक टेबल को ड्रॉ करते हैं। जब मैं इस टेबल को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वहाँ पर टॉप पे मैं लिखूँगा कि लिंक्स, कौन-कौन से लिंक्स हैं इस मैकेनिज़्म में। लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 एंड लिंक 4 4 लिंक हैं जो मैंने रेड कलर में लिख दिए। और नीचे टेबल के अंदर मैंने लिखा है इंस्टेंटेनियस सेंटर। मतलब अब इन लिंक्स के साथ कौन-कौन से इंस्टेंटेनियस सेंटर बन सकते हैं। इस चीज़ को आगे समझने के लिए एक छोटा-सा डिस्क्लेमर। जब मैं ये टेबल बना रहा होता हूँ, तो मुझे इस डायग्राम को जो बॉटम राइट साइड पे मैंने शो की हुई है या मेरी नोटबुक में मैंने जो ड्रॉ की है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। जब ये टेबल बनाएँगे, तो डायग्राम को देखने की ज़रूरत नहीं है। सो आपको ये फर्स्ट लिंक को हम कैच कर लेते हैं, जैसे मैंने दिया लिंक 1। अब अगर मुझे लिखना है कि इसके इंस्टेंटेनियस सेंटर्स कौन-कौन से होंगे, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ, ये होंगे 1 का पेयर बनेगा 2 के साथ, 1 का पेयर बनेगा 3 के साथ और 1 का पेयर बनेगा 4 के साथ। अब जब मैं लिंक 2 पर आऊँगा, तो 2 का लिंक फर्स्ट जो बनेगा वो होगा 2 का लिंक बनेगा 1 के साथ। पर हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस सेंटर पेयर 1, 2 और इंस्टेंटेनियस सेंटर पेयर 2, 1 ये एक ही चीज़ है। तो मैं 2, 1 नहीं लिखूँगा और मैं नेक्स्ट लिंक की ओर बढ़ूँगा। मैं लिखूँगा 2, 3, 2 का पेयर बनेगा 3 के साथ और 2 का पेयर बनेगा 4 के साथ। ऐसे ही जब मैं लिंक 3 पे आऊँगा, जो रेड कलर से डिनोटेड है, तो यहाँ पर इसके इंस्टेंटेनियस सेंटर पेयर लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 3, 1 और 3, 2। पर हम पहले ही इन्हें कवर कर चुके हैं क्योंकि 3, 1 और 1, 3 सेम ही है। 3, 2 और 2, 3 सेम ही है। 3 का एक ही इंस्टेंटेनियस सेंटर पेयर पॉसिबल है, वो होगा 3 का 4 के साथ। और ऐसे ही मैं जब लिंक 4 पे आऊँगा, तो लिंक 4 के सारे इंस्टेंटेनियस सेंटर पेयर हमने कवर कर लिए। 4, 1, 4, 2, 4, 3 सेम है 1, 4, 2, 4 और 3, 4 के। इसलिए लिंक 4 के टेबल के जब लिंक 4 का टेबल कंप्लीट कर रहे हैं, तो वहाँ पर डैश लाइन मतलब कोई पेयर नहीं पॉसिबल, क्योंकि हमने अपने सारे पेयर लिंक 4 के साथ पहले ही कवर कर लिए। अब जब हम अपना टेबल पूरा कर लेते हैं, फिर हम अपने डायग्राम को देखना शुरू करेंगे और इंस्पेक्शन से ये पता करने की कोशिश करेंगे कि इस टेबल में हमने जितने भी पेयर यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनमें से हम कौन-कौन से पेयर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईज़िली बाय विजुअल इंस्पेक्शन। कुछ पेयर्स जो मैं ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, वो होंगे आपके आईसी पेयर 1, 2 एंड 1, 4। ये कौन से पेयर हैं और इन्हें कैसे डिनोट करना है, ये मैं इस तरह से डिनोट करूंगा एक रेड डॉट के साथ डायग्राम के ऊपर इस तरह से। आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर पेयर 1, 2 जो है वो बनेगा बिटवीन लिंक 1 एंड लिंक 2 और आपका जो इंस्टेंटेनियस सेंटर पेयर 1, 4 है वो बनेगा बिटवीन लिंक 1 एंड लिंक 4 और इनकी पोजीशन को मैंने हाईलाइट किया है एक रेड सर्कल के साथ। और अगर आप ध्यान से देखें मैंने स्लाइड पे लिखा है कि ये फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर्स हैं, फिक्स्ड आईसीज हैं। इन्हें फिक्स्ड इसलिए बोला है कि कुछ भी हो जाए, आप इस 4 बार मैकेनिज्म की कोई भी पोजीशन या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन या कोई भी रोटेशन करे, ये रेड डॉट्स की पोजीशन 1, 2 और 1, 4 हमेशा यहीं पर ही रहेगी। इसका मेजर रीज़न ये है क्योंकि लिंक 1 फिक्स्ड है, लिंक 1 मूव नहीं कर सकता और दूसरा रीज़न ये बेसिकली टर्निंग पेयर्स के ऊपर ही हमने हाइलाइट किए हैं। लिंक 2 लिंक 1 के ऊपर ही टर्निंग पेयर बनाएगा और लिंक 4 लिंक 1 के ऊपर ही टर्निंग पेयर बनाएगा। इसीलिए ये रेड डॉट्स जो मैंने स्पेसिफाई किए हैं, इसे हम बोलेंगे फिक्स्ड आईसीज। अब ऐसे ही 2 टर्निंग पेयर मुझे और भी दिख रहे हैं। वो है बिटवीन लिंक 2 एंड लिंक 3 एंड बिटवीन लिंक 3 एंड लिंक 4। आप ये जॉइंट्स के ऊपर ये ब्लू कलर की डॉट लगा सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि बिटवीन लिंक 2 एंड लिंक 3 आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर पेयर बनेगा I23 और बिटवीन लिंक 3 एंड लिंक 4 आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर पेयर बनेगा I34।
सो इन्हें मैं डिनोट कर रहा हूं परमानेंट आईसीस। इन्हें फिक्स्ड क्यों नहीं बोला? फिक्स्ड का मतलब कि उनकी पोजीशन स्पेस के अंदर हमेशा वही रहेगी। परमानेंट का मतलब कि ये बनेंगे तो इस जॉइंट पे ही। मतलब अगर मैं I23 की बात करूं तो I23 का जो इंस्टेंटेनियस सेंटर पेयर है वो बनेगा जॉइंट बी पर ही। अब अगर ये ए बी लिंक का एंगल 60 डिग्री ना होके 80 डिग्री होगा तो इसकी पोजीशन स्पेस में चेंज हो सकती है, पर बनेगा वो जॉइंट बी के ऊपर ही। लाइकवाइज बिटवीन लिंक 3 एंड लिंक 4 वी हैव I34, और I34 का ये जो ब्लू सर्कल है ये बनेगा जॉइंट सी के ऊपर ही। अब अगर कोई एंगल वेरिएशन है या मूवमेंट होगी किसी इंस्टेंट के ऊपर या कोई नया कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो इसकी पोजीशन स्पेस में चेंज हो सकती है, बट ये रहेगा जॉइंट सी पर। तो ये परमानेंट है। फिक्स का मतलब कि वो स्पेस के अंदर भी कभी चेंज नहीं हो सकता, जो रेड डॉट्स है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमने चार इंस्टेंटेनियस सेंटर पेयर्स अपने टेबल के अंदर जो डिनोट किए थे वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जिनमें से है I12, I14, I23 और I34। तो मैं इन्हें टेबल से डिलीट कर सकता हूं बिकॉज ये मैंने पता कर लिया। अब मैं बढ़ूंगा आगे और देखूंगा कि मेरे पास कौन से इंस्टेंटेनियस सेंटर पेयर इजीली बाय इंस्पेक्शन मेथड मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो ये है 1, 3 और 2, 4। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा इन इंस्टेंटेनियस सेंटर्स को आइडेंटिफाई करना। सो इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए एक मेथड होता है जिसे आप बोलते हो सर्कल मेथड। सो इस मेथड के अंदर अगेन अभी फिलहाल मैं इस डायग्राम की तरफ नहीं देखूंगा और मैं एक रफ सर्कल बना लूंगा अपनी नोटबुक के ऊपर कुछ इस तरह से। और मैं डायग्राम पे फोकस बिल्कुल नहीं कर रहा अभी, जो राइट हैंड साइड पे दिख रही है 4 बार मैकेनिज्म की। अब इस सर्कल के ऊपर मैं चार पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा या चार पॉइंट्स को इस तरह से प्लेस करूंगा कि वो एक रेगुलर ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करें। ये चार पॉइंट्स क्यों मैंने बोले? ये चार पॉइंट्स होंगे बेसिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ लिंक्स इन द मैकेनिज्म, क्योंकि मेरे मैकेनिज्म के अंदर चार लिंक हैं, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 एंड लिंक 4। तो मैं चार पॉइंट्स दूंगा और इन चार पॉइंट्स को सर्कल के ऊपर इस तरह से प्लेस करूंगा कि एक रेगुलर बॉडी बने। जब मैं कहता हूं रेगुलर बॉडी तो चार पॉइंट से आप रेगुलर बॉडी कौन सी बना सकते हैं? आप बना सकते हैं या तो एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर। आपको डायमेंशंस के ऊपर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रेगुलर शेप बॉडी बनानी है। अगर हमारे पास होते 5 लिंक तो मैं बनाता एक रेगुलर पेंटागन। अगर हमारे पास मैकेनिज्म में होते 6 लिंक तो मैं बनाता एक रेगुलर हेक्सागन। बट फिलहाल मेरे पास है 4 लिंक, तो मैं बनाऊंगा एक रेगुलर रेक्टेंगल। सो ये चार पॉइंट्स को मैं चार ब्लैक सर्कल के साथ डिनोट करूंगा। सो एक सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, एक सर्कल यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो ये हर ब्लैक डॉट एक लिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है और इन्हें हमें एक सीक्वेंस में ही लिखना होगा। सो मैं लिख सकता हूँ लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4। ये चारों डॉट्स लिंक्स को रिप्रेजेंट कर रही है और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस सर्कल इन चार पॉइंट्स इसकी डायमेंशनिंग के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये एक रफ स्केच है जो हमें बनाना है अपनी नोटबुक पे। ये हेल्प करेगा हमें हमारे बचे हुए दो इंस्टेंटेनियस सेंटर्स जो है I13 और I24 को आइडेंटिफाई करने के लिए। जब हमारे पास ये सर्कल कंप्लीट हो गया और ये चार पॉइंट्स आ गए तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इन चार डॉट्स को ज्वाइन करना विथ सॉलिड लाइंस। तो मैं 1 को 2 के साथ ज्वाइन कर सकता हूं इस ब्लू लाइन के साथ, 2 को 3 के साथ ज्वाइन कर सकता हूं एंड सो ऑन। यहाँ पर मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये जो सॉलिड लाइन मैंने ड्रॉ की है 1, 2, इसका मीनिंग है इन दोनों लिंक्स के बीच का इंस्टेंटेनियस सेंटर। सो बेसिकली आपका 1, 2 जो है, जो ये ब्लू लाइन है, ये आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर 1, 2 को डिपेक्ट कर रहा है। ये दूसरी ब्लू लाइन जो 2, 3 के बीच में है, ये डिपेक्ट कर रही है इंस्टेंटेनियस सेंटर 2, 3 को। ऐसे ही ये तीसरी लाइन जो 3, 4 के बीच में है, ये डिपिक्ट कर रही है इंस्टेंटेनियस सेंटर 3, 4 को। और ये फाइनल ब्लू लाइन डिपिक्ट कर रही है इंस्टेंटेनियस सेंटर 1, 4 को। जब ये कंप्लीट हो गए, ये एक रेगुलर बॉडी कंप्लीट हो गई, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें अपने बचे हुए इंस्टेंटेनियस सेंटर पेयर्स को आइडेंटिफाई करना है।
तो लेट्स से अगर मैं कहूं कि मुझे आइडेंटिफाई करना है 1 3 को, इंस्टेंटेनियस सेंटर पेयर 1 3, सो उसके लिए मैं एक डैश लाइन ड्रॉ करूंगा विच विल बी कनेक्टिंग लिंक 1 का ब्लैक डॉट और लिंक 3 का ब्लैक डॉट, कुछ इस तरह से। लेट्स से कि अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा अपना इंस्टेंटेनियस सेंटर I24, तो मैं एक डैश लाइन ड्रॉ करूंगा बिटवीन द ब्लैक डॉट लिंक नंबर 2 एंड लिंक नंबर 4 के बीच में। मैं अगली स्लाइड पे एक्सप्लेन करूंगा कि ये फाइंड कैसे करते हैं, पर फिलहाल ये डैश लाइंस हमें हेल्प करेंगी बेसिकली आपका बचा हुआ इंस्टेंटेनियस सेंटर पेयर आइडेंटिफाई करने को। सो जब हमें ये चीज क्लियर हो गई कि हमें डैश लाइंस ड्रॉ करनी है, तो आगे बढ़ते हैं। सो पहले मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं अपना इंस्टेंटेनियस सेंटर पेयर 1 3। अब अगर मुझे 1 3 को आइडेंटिफाई करना है, सो मैं एक रेड लाइन से ये ट्राइंगल को हाईलाइट कर देता हूं, जो हो जाएगा 1 4 3। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैंने ये राइट ट्राइंगल को आइडेंटिफाई कैसे किया, या मैंने ये रेड ट्राइंगल को हाईलाइट क्यों किया। इसके लिए आपको जाना होगा मेरी पिछली वीडियो लेक्चर जो था आर्नोल्ड कैनेडीज की थ्योरम पे, जो बोलती है कि बेसिकली अगर आपके पास 3 लिंक्स है जो आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, तो उनके इंस्टेंटेनियस सेंटर्स जो 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर्स बनेंगे, वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो मैं उस आर्नोल्ड कैनेडी की थ्योरम का यूज करने वाला हूँ। सो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आने वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर भी जब भी हम इस मेथोडोलॉजी को अप्लाई करेंगे, तो हमारी कोशिश रहेगी हमेशा एक ट्राइंगल ढूंढने की या ट्राइंगल बनाने की। सो इस केस में हमारे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं जब हमने लाइन 1 3 को ज्वाइन किया। एक ट्राइंगल बन रहा है 1 4 3 और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है 1 2 3। सो पहले मैं फोकस कर रहा हूं ट्राइंगल 1 4 3 के ऊपर। सो जब मेरे पास ट्राइंगल 1 4 3 है, तो इसकी जो सॉलिड रेड लाइंस हैं वो है 1 4 को कनेक्ट कर रही और 4 3 को कनेक्ट कर रही। और मैंने पहले ही बताया है कि ये सॉलिड लाइंस डिपिक्ट करती हैं आपके इंस्टेंटेनियस सेंटर्स को। सो 1 4, अगर ये रेड लाइन यहाँ पर है, सो इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर हो जाएगा यहाँ पर। और 3 4 को कनेक्ट करने वाली रेड लाइन जो है, इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर लाई कर रहा है यहाँ पर, जो दूसरे ग्रीन सर्कल से हाईलाइट हुआ। और जो तीसरा इंस्टेंटेनियस सेंटर हम ढूंढना चाहते हैं वो है 1 3 को कनेक्ट करता हुआ डैश लाइन से, जो हमें पता नहीं है। पर आर्नोल्ड कैनेडीज की थ्योरम से हमें इतना पता है कि 3 लिंक अगर आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे होंगे, तो उनके जो 3 आईसीज बनेंगे वो एक ही लाइन पर बनेंगे। सो उस थ्योरम का यूज करते हुए मैं I14 और I34 से एक लंबी सी डैश लाइन ड्रॉ कर लूंगा अपनी नोटबुक के ऊपर, जिसका लेंथ मुझे पता नहीं है, पर मुझे डायरेक्शन पता लग गया कि इन दोनों पॉइंट से पास होती जा रही होगी वो एक डैश लाइन, कुछ इस तरह से। सो ये रेड लाइन ड्रॉ करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि मैं अपने दूसरे ट्राइंगल के ऊपर फोकस करूंगा। मेरा दूसरा ट्राइंगल बन रहा है 1 2 3। अब इसके अंदर भी 2 रेड लाइंस हैं जो है सॉलिड रेड लाइंस। सो एक है आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर 1 2 और दूसरा है आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर 2 3। सो ये 2 इंस्टेंटेनियस सेंटर्स जब मुझे पता लग गए, तो जो तीसरा इंस्टेंटेनियस सेंटर मुझे ट्राइंगल में मिल रहा है डैश लाइन से, वो है I13, जिसकी लोकेशन मुझे नहीं पता। पर अगेन मुझे आर्नोल्ड कैनेडी की थ्योरम पता है, जो कहती है कि अगर 3 लिंक्स आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, तो उनके जो 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर बनेंगे वो बनेंगे एक ही लाइन पर। सो मैं I12 और I23 से जो लाइन पास हो रही है, इसके इसको एक्सटेंड कर देता हूं इनफाइनाइटली अपनी कॉपी के ऊपर, और एक डैश लाइन ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरह से, जिसकी लेंथ मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि इसकी डायरेक्शन इन 2 पॉइंट से पास करते हुए होगी। तो जहां जाकर ये 2 डैश लाइंस जो हमने ड्रॉ की है इंटरसेक्ट कर रही होती है, ये बेसिकली हमें दे देता है हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर I13। सो ये लोकेशन हमने पता कर दी। अब सिमिलर सिनेरियो के साथ हम चलते हैं अपना दूसरा जो बचा हुआ इंस्टेंटेनियस सेंटर, या हमारा आखिरी बचा हुआ इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड करने
जो है लिंक I24 जो है इंस्टेंटेनियस सेंटर I24। सो अभी हमने जो डैश लाइन ड्रॉ की थी वो थी 1 और 3 के बीच में, बिकॉज हमें फाइंड करना था इंस्टेंटेनियस सेंटर I13। अब जब मुझे फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस सेंटर I24, तो मैं डैश लाइन ड्रॉ करूंगा बिटवीन पॉइंट 2 एंड पॉइंट 4 कुछ इस तरह से। और अब अगेन मैं कोशिश करूंगा दो ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करने की। एडजेसेंट ट्राइंगल्स बोलूंगा मैं, एडजेसेंट इन द सेंस कि ये जो डैश लाइन है ये कॉमन होनी चाहिए दोनों ट्राइंगल्स को। पिछले केस में भी ऐसा ही था और इस केस में भी ऐसा ही बन रहा है। तो अभी मेरे जो दो एडजेसेंट ट्राइंगल बन रहे हैं वो है ट्राइंगल 214 और ट्राइंगल 234। तो अगर अभी मैं अपना पहला ट्राइंगल कंसिडर करूं, ट्राइंगल 214, तो इसके अंदर जो दो सॉलिड रेड लाइंस हैं वो डिनोट कर रहे हैं दो इंस्टेंटेनियस सेंटर, जो कि है I14 और I12। सो यहाँ पर जो तीसरा डैश लाइन है यहाँ पर बेसिकली 24 के बीच, ये होगा आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर I24। सो इसे हमें इतना पता है कि आर्नोल्ड्स केनेडी की थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर तीन लिंक आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे हैं तो उनके जो तीन इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे वो बनेंगे एक ही लाइन पर। सो ये तीन इंस्टेंटेनियस सेंटर कौन से हुए? I14, I12 और I24। सो हमें पता लग गया कि I12 और I14 जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट भी किए हैं ये इन दो पॉइंट्स पर है। तो मैं यहाँ से इनसे पास करती हुई एक डैश लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ अपनी नोटबुक के ऊपर, जिसकी लेंथ मुझे नहीं पता पर मुझे इसकी डायरेक्शन पता लग चुकी है। अब आगे चलते हैं और अपना दूसरे ट्राइंगल के ऊपर फोकस करते हैं जो है ट्राइंगल 234। अब अगेन इसके अंदर मुझे दो सॉलिड रेड लाइंस दिख रही हैं जो कि है आपके दो इंस्टेंटेनियस सेंटर। पहला है आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर I34 और दूसरा है इंस्टेंटेनियस सेंटर I23। और फिर तीसरा इंस्टेंटेनियस सेंटर जो डैश लाइन से है वो है I24, जो मुझे नहीं पता। पर मुझे इतना पता है कि आर्नोल्ड केनेडीज की थ्योरम के अकॉर्डिंग ये तीनों इंस्टेंटेनियस सेंटर्स एक ही लाइन पर लाई करने चाहिए। तो I34 और I24 को ज्वाइन करती हुई एक लंबी सी डैश लाइन मैं अपनी नोटबुक के ऊपर ड्रॉ कर सकता हूँ। और जहां जाकर ये दोनों डैश लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी ये देगा मुझे मेरा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन I24। सो इस तरह से जो दो बचे हुए इंस्टेंटेनियस सेंटर्स I13 और I24 आप फाइंड कर सकते हो बाय ड्राइंग दिस डायग्राम ऑन योर नोटबुक। सो हमें जब ये सारे इंस्टेंटेनियस सेंटर्स पता लग गए तो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, जो था वी नीड टू इवैल्यूएट ऑल द इंस्टेंटेनियस सेंटर्स। तो अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि वी हैव टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक BC। सो इस चीज को इवैल्यूएट करने के लिए पहले हमें जो भी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है उनका यूज करना होगा। सो हमें दिया हुआ है कि लिंक AB की रोटेशनल RPM है 100। तो हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं जो आएगी 10.47 रेडियंस पर सेकेंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2 पाई n बाय 60। अब अगर मुझे इसकी एंगुलर वेलोसिटी पता है लिंक AB की, मैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B को भी इवैल्यूएट कर सकता हूं बाय यूजिंग द फॉर्मूला VB इज इक्वल टू ओमेगा AB इनटू द लेंथ ऑफ AB। सब चीजें नोन है, ओमेगा AB 10.47 मीटर्स रेडियंस पर सेकंड है। लेंथ ऑफ लिंक AB गिवन है क्वेश्चंस में 300 mm और यहाँ पर मैंने उसे मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया विच इज 0.3 मीटर्स। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B आ जाती है 3.141 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पर एक छोटी सी चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि एक्चुअली हमें लिखना चाहिए वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू A, हमें लिखना चाहिए VBA, पर मैंने सिर्फ लिखा है VB। इसका रीजन ये है क्योंकि A पॉइंट लाई कर रहा है एक फिक्स्ड लिंक के ऊपर। सो जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है तो हम A को निग्लेक्ट कर सकते हैं या उस पॉइंट को जो एक फिक्स लिंक पे लाई कर रहा है उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं और सिंपली लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B। अदरवाइज अगर ऐसी कंडीशन ना हो फिक्स लिंक वाली तो हमें लिखना होगा VBA।
आगे बढ़ते हैं। सो अब हम फाइंड आउट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी। So let omega BC is equal to the angular velocity of link BC. Now since B is also a point on link BC, therefore velocity of point B on link BC को फाइंड करने से पहले हम ये मेजरमेंट निकाल लेते हैं। जो मेजरमेंट है, हमने अपनी कॉपी पे जो डायग्राम बनाई है, हम वहां पे जाएंगे और हम अपना स्केल रखेंगे टू मेजर द डिस्टेंस I13B, ये वाला डिस्टेंस जो मैंने हाईलाइट किया है। सो ये आप फाइनली जब इवेलुएट करोगे, दिस विल कम आउट टू बी 500 mm विच इज इक्वल टू 0.5 मीटर्स। अगेन यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात ये है कि जब, अगर आप याद करें, हमने फर्स्ट स्लाइड पे बात की थी एक स्केल डाउन अप्रोच की, कि मैंने अपनी सारी डायमेंशंस को एक फैक्टर से डिवाइड कर दिया था जो कि था 10। हमने एक एग्जांपल कंसिडर की थी ताकि हम अपनी ये डायग्राम को अपनी कॉपी के ऊपर आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकें और पेज लेंथ को एक्सीड ना करें। तो अब अगर मैं वही एग्जांपल लेके चलूं कि मैंने अगर अपनी ड्राइंग बाय स्केल डाउन की होगी बाय अ फैक्टर ऑफ 10, तो अब एक्चुअली जब आप अपनी नोटबुक के ऊपर ये डायमेंशन जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट भी की है I13B, इसको स्केल से मेजर करेंगे तो स्केल से जो रीडिंग आएगी वो एक्चुअली होगी 50 mm। पर क्योंकि हमने इसे स्केल डाउन किया था 10 से, तो मैं इसे वापस स्केल अप करूंगा और 50 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, सो इट विल बिकम 500 mm। और यहाँ पर मैं एक्चुअल जो डायमेंशन होनी चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वो होगी 500 mm या 0.5 मीटर्स। अब आगे बढ़ते हैं। जब हमें ये डिस्टेंस मिल गया तो हम इसका यूज कैसे करें ओमेगा बी सी को निकालने के लिए। इसके लिए हमें थोड़ा सा एक पिछली वीडियो का कॉन्सेप्ट यूज करना, जो था वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लिंक। इसका छोटा सा अगर मैं आपको रीकैप दूं, अगर आपको याद हो, इस वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि अगर हमारे पास एक लिंक ए बी है जिसके पॉइंट ए के ऊपर हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी पता है और बेसिकली डायरेक्शन भी पता है कुछ इस तरह से, और इसका जो पॉइंट बी जो दूसरा एंड है उसके ऊपर हमें सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन पता है पर मैग्नीट्यूड नहीं पता है। तो हम इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगा कर इसका आई सेंटर फाइंड कर सकते हैं। और हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था जो ऊपर लिखा हुआ मैंने, वी ए डिवाइडेड बाई ए आई इक्वल टू वी बी डिवाइडेड बाई बी आई इक्वल टू वी सी डिवाइडेड बाई सी आई इक्वल टू ओमेगा, जिसमें VA है velocity of point A, VB है velocity of point B, AI है basically distance between point A and I, BI है actually the distance between point B and I, और ओमेगा है इस लिंक AB की एंगुलर वेलोसिटी। सो इस थ्योरम को आप एक बार जाकर मेरी पुरानी वीडियो में थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं, और हम ये डेरिवेशन करके जो फॉर्मूला आया था इसका यूज करने वाले हैं अपनी प्रॉब्लम के ऊपर जो यहाँ पर है। यहाँ पर लिंक हमारा है BC, हमें B पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी पता है और हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा BC को फाइंड करना चाहते हैं। सो इसको फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सो ये यूज करने के लिए मैं डिस्टेंस जो यूज करूंगा वो होगा I13B। जैसे मेरे पास इस फॉर्मूला में डिस्टेंस है AI, BI, CI, यहां पर मुझे जो डिस्टेंस यूज करना होगा वो होगा I13B। रीजन ये क्योंकि मुझे पॉइंट B के ऊपर VB पता है। अगर किसी के मन में डाउट आए कि सर हमने VC जो पॉइंट है वो वाला, या हमने I13C डिस्टेंस क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C VC नहीं पता, मुझे VB पता है और मुझे I13B पता है। अब इन दोनों की अगर मैं रेशो ले लूंगा तो मुझे ओमेगा BC मिल जाएगा। सो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा VB डिवाइडेड बाय I13 इंटू B इक्वल टू ओमेगा BC। सो यहाँ पर अब ये हमने जो पुरानी हमारा स्लाइड था उसी को दिखाते हुए आगे चलते हैं, और ओमेगा BC जो है उसको इवेलुएट कर लेते हैं इस तरह से। VB था 3.141 और I13B जो हमारा न्यूमेरिकल डिस्टेंस है वो है 0.5, और ओमेगा BC इस तरह से आपको मिल जाएगा 6.282 रेडियंस पर सेकेंड। सो इसके साथ हमारा ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम खत्म हो गया।